तो बच्चों, जैसा कि हमारा रूटीन चल रहा है, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एनडीए की क्लास 6 और नए 25 पीवाईक्यू ऑफ फिजिक्स पूछे गए एनडीए में। तो बिना आपकी टाइम की बर्बादी करे हम पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। सोनार is a device that is used to measure the distance of underwater objects by a ship. Which of the following type of waves does it use for this purpose? तो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि सोनार का यूज़ हम शिप्स वगैरह में करते हैं ताकि हमें पता चले भाई सी की डेप्थ में कितनी डेप्थ में कोई माउंटेन वगैरह है, ताकि टाइटेनिक जैसा हादसा दोबारा ना हो। ठीक है, तो इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, साउंड वेव्स इन ऑडिबल रेंज फॉर द ह्यूमन बीइंग। तो कौन सा यूज करेगा ये? अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज नॉट करेक्ट? तो साउंड वेव की स्पीड की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा मुझे मिलेगी किसमें बेटा? सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम किसमें होती है? गैस में। अगर हम क्या चले जाएं वैक्यूम, तो वैक्यूम में साउंड वेव की स्पीड कितनी होती है? 0 होती है। द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन स्टील इज हायर देन दैट इज वाटर। तो ये एकदम करेक्ट है। उसके बाद द स्पीड ऑफ द साउंड वेव इन वाटर इज हायर देन दैट ऑफ एटम वाटर, ये भी एकदम करेक्ट है। ठीक है, हमको क्या ढूंढना है? नॉट करेक्ट ढूंढना है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जैसे सर्दियों में हम बात करते हैं तो सर्दियों में साउंड क्या होता है? थोड़ा तेज मूव करता है, और गर्मियों में साउंड थोड़ा स्लो मूव करता है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे ही साउंड की वेव क्या, स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या लिखा है? द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जबकि क्या होता है एक्चुअल में? द साउंड वेव इन एयर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? ये वाला है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि उसने नॉट करेक्ट वाला ही पूछा था ना। तो यही गलत है चारों में से, बाकी सब सही है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ द इनकैंडिसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब? तो कौन सा यूज में लेते हैं हम? टंगस्टन यूज में लेते हैं। ठीक है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम इनका यूज नहीं करते हम बल्ब के अंदर। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम is horizontally fired with velocity of 300 meter per second from a pistol of mass 1 kg. What is the recoiling velocity of pistol? तो देखो, मोमेंटम कंजर्वेशन लग जाएगा बेटा इसमें। क्या लग जाएगा? मोमेंटम कंजर्वेशन। जैसे पिस्टल की जगह आपको कैनन भी दे सकता था, या स्पेस में हम थूक दें तो भी क्या लगेगा? मोमेंटम कंजर्वेशन। तो जितना मोमेंटम बुलेट का है आपके, उतना ही मोमेंटम किसका होगा बेटा? गन का भी हो जाएगा। तो बुलेट के मास की बात करें तो 10 ग्राम, केजी में बदलोगे 1000 से डिवाइड। स्पीड की बात करूँ तो 300, तो ये 0 0 0 और 0 कट गया। ठीक है, गन का मास 1 kg, गन की वेलोसिटी vg, तो ऑब्वियस सी बात है कितना आ गया? 3। अब देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 प्लस में है, 2 माइनस में। तो हमें कौन सा लेना है? देखो, अगर ये आपकी गन है और इससे बुलेट फायर हो रही है तो बुलेट जाएगी आगे की तरफ, जबकि गन कहाँ जाएगी? पीछे की तरफ। तो दोनों की डायरेक्शन क्या, एक दूसरे के अपोजिट है। अगर हम बुलेट की वेलोसिटी को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो गन की वेलोसिटी हमें क्या लेनी पड़ेगी? नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो -3 मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये माइक्रोफोन कन्वर्ट्स। तो माइक्रोफोन क्या करता है बेटा? वही कर रहा है जैसे आप मेरी अभी आवाज़ सुन रहे हो तो किसकी वजह से सुन रहे हो? इस माइक की वजह से सुन रहे हो। तो मैं बोल कौन सी वेव में रहा हूँ? साउंड वेव में। और ये उन साउंड वेव्स को किस में कन्वर्ट कर देगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा, जो कि रिकॉर्ड हो जाएंगे इस फाइल में। तो माइक्रोवेव्स टू साउंड वेव्स, साउंड वेव्स टू माइक्रोवेव्स, साउंड वेव्स टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट हो गया। Two identical spring balance S1 and S2 are connected one after that other are held vertically as shown in the figure. A mass of 10 kg is hanging from S2. If the reading on S1 and S2 are W1 and W2 respectively, then तो देखो, ये आपने क्या किया है बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन किया है। क्या कॉम्बिनेशन किया है? सीरीज कॉम्बिनेशन। जब भी आप कौन सा कॉम्बिनेशन करते हो? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो रीडिंग
यानी कि फोर्स दोनों का क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। जबकि अगर आप कौन सा कॉम्बिनेशन करते, पैरेलल, तो स्ट्रेट यानी कि x जो लंबाई इनकी बढ़ती वो क्या होती, सेम, लेकिन रीडिंग दोनों की क्या आती, डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पर W1 और W2 क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे। ठीक है, अब किसके सेम रहेंगे, तो इस मास के सेम रहेंगे। अगर ये 5 kg का है तो दोनों W1 W2 5-5 आएंगे, और अगर ये 10 kg का है तो दोनों 10-10 आएंगे। तो इसने कितने kg कनेक्ट किया, 10 kg, तो दोनों का ही कितना आ जाएगा बेटा, 10 एंड 10 आ जाएगा रीडिंग। ठीक है, A stone is thrown horizontally from the top of a 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ये एक बिल्डिंग है जो कितनी हाइट पर है बेटा, 20 मीटर की हाइट पर है। ठीक है, इससे हम एक स्टोन को थ्रो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल कितनी स्पीड से, 12 मीटर पर सेकेंड से। इट हिट्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस r, और ये ग्राउंड को कितने डिस्टेंस पे हिट करता है, r डिस्टेंस पे, फ्रॉम द बिल्डिंग टेकिंग g10 एंड नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस विल। तो r का वैल्यू निकालना है। सबसे पहली चीज, इस बॉल को आप सीधा फेंक रहे हो तो आप चाहते हो ये सीधा जाए, बट ग्रेविटी अपना काम करेगी और इसको क्या कर देगी, टिल्ट करके नीचे ले आएगी। अब देखो जो काम हो रहा है उसकी बात करेंगे। नीचे की तरफ क्या आपने कोई स्पीड दी, नहीं दी, तो नीचे की तरफ इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0, जबकि आगे की तरफ कितनी है, 12, और एयर रेजिस्टेंस है नहीं, तो टिल द एंड ऑफ जर्नी इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी रहने वाली है, 12। तो r कितना आ जाएगा, 12 इंटू टी। अब टाइम का पता यहाँ से लगेगा कि कितना टाइम लगेगा। तो देखो नीचे जा रही है तो हमेशा h बराबर क्या होता है, 5t², या आपने पढ़ा होगा हाफ gt², उसी को मैंने शॉर्ट कर दिया। तो 20 = 5t², ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स, अंडर रूट करेंगे t कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड। तो 12 इंटू 2 24 मीटर आ जाएगा बेटा। ये रहा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्फीयर ऑफ वॉल्यूम v इज मेड ऑफ ए मटेरियल विथ लोअर डेंसिटी देन वाटर। तो एक स्फीयर बनाया है हमने जिसका वॉल्यूम कितना है v, और उसकी डेंसिटी वाटर से क्या रखी है, कम रखी है। वाइल ऑन अर्थ इट फ्लोट्स ऑन वाटर विथ इट्स वॉल्यूम f1v, f1 इज लेस देन 1, सबमर्ज्ड ऑन सबमर्ज्ड। तो देखो इसके वॉल्यूम का f1 पार्ट क्या है, अंदर डूबा हुआ है, और बाकी पार्ट कहाँ है, बाहर है। ऑन द अदर हैंड, on a spaceship accelerating with acceleration less than g, g is the acceleration due to the gravity on earth, in outer space its submerged volume is water is f2v, then। तो देखो सबसे पहली चीज, अगर हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करें तो हमने पहले पढ़ा है कि भैया अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम वाटर में या किसी लिक्विड में डिप करते हैं, सबसे पहले उस पर ग्रेविटी लगेगी कितनी, ρvg, जहां ये उसका खुद का वेट है, और ऊपर की तरफ उस पर फ्लोटिंग लगेगी कितनी, f। अब इसका कितना पार्ट है, f1 पार्ट है बाहर, तो f1vg। अब ये दोनों क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे, तभी ये क्या कर पा रहा है, फ्लोट कर पा रहा है। ठीक है, तो ρ0vg ये कैंसिल हो गया भैया। तो ρf f1 इज इक्वल टू ρ0। दूसरी ओर अगर आप ग्रेविटी चेंज कर दोगे तो दोनों तरफ ही ग्रेविटी चेंज होगी, तो यहाँ भी a/g आएगा, यहाँ भी a/g आएगा, या a-g आ जाएगा दोनों जगह, तो कैंसिल हो जाएगा। डेंसिटी का ग्रेविटी से कोई लेना देना है ही नहीं, तो चाहे स्पेसशिप में रखो आप, चाहे यहाँ रखो आप, ठीक है, वो क्या रहेगा, बराबर फ्लोट करेगा। क्या करेगा, बराबर फ्लोट करेगा। चलिए, 2 identical containers X and Y are connected at the bottom by a thin tube of negligible volume। ठीक है, तो 2 आइडेंटिकल कंटेनर है X और Y, उनको एक थिन ट्यूब से जोड़ा है जिसका वॉल्यूम नेग्लेक्ट करा जा सकता है, यानी 0 मान सकते हैं। द ट्यूब हैज ए वॉल इन इट एज शोन इन द फिगर। इनिशियली कंटेनर X हैज a liquid filled up to h height in it and container Y is empty। तो y खाली है और इसमें h तक भरा हुआ है। When the wall is opened, both containers have equal amount of liquid in equilibrium। बहुत सही बात है, दोनों में बराबर लिक्विड आ जाएगा। If the initial before the wall is opened potential energy of the liquid is P1 and the final potential energy is P2, then। तो देखो यहाँ पर जैसे ही आप शिफ्टिंग करोगे, दोनों आइडेंटिकल है, तो इसकी भी हाइट h/2 हो जाएगी और इसकी भी हाइट h/2
2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ h/2 तक भरा हुआ है और यहाँ भी h/2 तक भरा हुआ है। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की, तो वो कितनी होगी, रो वी जी एच। तो पहले तो यही रहेगी भैया पूरा वॉल्यूम। ठीक है, अब क्या होगा, दोनों में आधा आधा वॉल्यूम आ जाएगा, यहाँ भी v/2 और यहाँ भी v/2, और हाइट भी दोनों कॉलम की क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो बाद में जो टोटल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, रो v/2 जी h/2 और मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भैया। अब पोटेंशियल एनर्जी पहले के कंपैरिजन में कितनी हो गई, आधी हो गई। ये क्या है P2 और ये क्या है P1। तो P2 बराबर P1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि P1 बराबर 2 P2। ठीक है, चलिए। A particle is moving in a circle of radius r with a constant speed v। तो एक r रेडियस के सर्कल में एक पार्टिकल घूम रहा है, कितनी स्पीड से भैया, v स्पीड से। इट्स एवरेज एक्सेलरेशन ओवर द टाइम व्हेन इट मूव्स ओवर हाफ द सर्कल। तो यहाँ से ये यहाँ तक चला गया। ठीक है, तो आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक जब ये पहुँचेगा तो वेलोसिटी पहले कहाँ है, ऊपर की तरफ, और यहाँ पर कहाँ हो जाएगी, नीचे की तरफ। तो जस्ट क्या हो गया, अपोजिट। इसको आप अगर क्या मान लेते हैं, जे केप, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जे केप। तो डेल्टा वी फाइनल यानी कि माइनस वी जे केप माइनस वी जे केप, यानी कि 2v जे केप आ जाएगा भैया नेगेटिव का। टाइम की मैं बात करूँ तो टोटल टाइम का कितना लगेगा, हाफ टाइम लगेगा इसको। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। निकालना क्या है आपको, t। तो देखो कितना घूमेगा ये, 2πr, कितनी स्पीड से, v से। ये क्या हो गया, t। हमें t/2 चाहिए था तो ये आ गया भैया। तो अब 2v अपॉन पाई आर इंटू वी, यानी कि 2v² अपॉन पाई आर। ये इसका क्या आ जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा हाफ साइकिल का। ठीक है, जो कि ये रहा पहला ही ऑप्शन है। चलिए, 2 फोर्स ऑफ 5 न्यूटन ईच आर एक्टिंग ऑन ए पॉइंट मास। ठीक है, तो 2 फोर्स है 5 न्यूटन के, ईच आर एक्टिंग ऑन ए पॉइंट मास। If the angle between the force is 60 degree, then the net force acting on the point mass has magnitude close to। तो ये एक पॉइंट है, इस पर एक 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये दूसरा 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, दोनों कितने डिग्री पे, 60 पे। तो F नेट बराबर क्या कर देंगे हम, पैरेललोग्राम का लॉ लगा देंगे, F1² F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा का होल अंडर रूट। या फिर आप लिख सकते हैं सीधा कितना, 2F1 cos थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ पर F1 बराबर क्या है बेटा, F2 है। तो अब आप इससे सोल्व करके आंसर बताएंगे हमें। ठीक है, कितना आएगा, थीटा आपको 60 डिग्री दे रखा है। A rectangle ABCD is kept in front of a concave mirror on a focal length f with its corner AB being respectively at distance f2। तो ये जो AB है, ठीक है, A एंड B, इनकी डिस्टेंस आपको गिवन है क्वेश्चन में। फ्रॉम द मिरर विथ AB अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जैसे ये मिरर है, यहाँ पर हमने एक बॉक्स रखा इस तरीके से सामने। ठीक है, shown in the figure it forms an image A dash B dash C dash in front of the mirror। what is the ratio of B dash C dash to A dash B dash। ठीक है, तो ये आपसे रेशियो पूछा है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, ये इमेज कहाँ रखी है, 2F पर। AD पार्ट कहाँ है, 2F पर, और BC पार्ट कहाँ है, 3F पर है। तो जो इमेज बनेगी AD की वो तो कहाँ बन जाएगी, 2F पर ही बन जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और साइज क्या रहेगी, सेम। तो A डैश D डैश बराबर आएगा किसके, AD के। जबकि ये कितनी दूर है बेटा, 3F दूर है। ठीक है, तो ये कहाँ है, आफ्टर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन F एंड 2F। तो यहाँ पे कहीं पे बनेगी, और कैसी बनेगी, वो छोटी बनेगी भैया। तो ये C डैश और ये B डैश। तो इस तरीके का आपके पास क्या बन जाएगा, एक डायग्राम बन जाएगा। अब आपको ये डिस्टेंस चाहिए V।
ठीक है, तो आप रेशियो आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि ये हो जाएगा जैसे h और ये भी h, तो ये भी कितना होगा h और ये कितना हो जाएगा h डैश हो जाएगा। ठीक है, अब h डैश अपॉन h बराबर क्या लिखते हैं मिरर में, माइनस का v अपॉन u। तो इससे अपने को क्या मिल जाएगा, a डैश b डैश c डैश अपॉन a डैश d डैश। तो आपको निकालना क्या है, h अपॉन h डैश निकालना है, तो जो भी आएगा उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। अब सवाल उठता है सर v कैसे निकालेंगे, तो भैया मिरर फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। ठीक है, 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन 3f प्लस 1 अपॉन v, और 3f कैसा ले लेंगे, माइनस का, इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो 1 अपॉन v 1 अपॉन 3f वो भी नेगेटिव, माइनस 1 अपॉन f। दूसरी बात, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो इसकी फोकल लेंथ भी कैसी होती है, माइनस की, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। एलसीएम ले लो कितना, 3f माइनस f प्लस 3f, जो कि कितना बता देगा बेटा आपको, 2f बाई 3f। तो इस तरीके से ये 2/3 आ जाएगा क्या, 1 अपॉन v, तो v कितना आएगा 3/2 आ जाएगा भैया। तो यहाँ पर आप रखोगे 3/2 अपॉन 3f। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये इसको रेसिप्रोकल करके आंसर आपके पास आ जाएगा 1/2। चलिए, शोन इन द फिगर आर टू प्लेन मिरर x y और y डैश। ठीक है, y z दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जॉइन एट देयर एज, ऑल्सो शोन इन द लाइट रे फॉलिंग ऑन वन ऑफ द मिरर्स एंड रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल टू इट्स ओरिजिन पाथ एज a result of this arrangement. The two mirrors are now rotated by an angle theta to their new position x, y, z dash as shown in figure. As a result, the new reflected ray is at an angle from the original reflected ray then. तो देखो, सबसे पहले हमने एक लाइट को इंसिडेंट कराया, दोनों 90 डिग्री पे थे। ठीक है, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई वो पैरेलल हो गई, तो दोनों के बीच में एंगल आ जाएगा। ठीक है, थीटा 2 थीटा 360 माइनस बराबर होता है डेल, जिसको बोलते हैं डेविएशन एंगल। अब यहाँ थीटा कितना है, 90 है, तो 90 है तो 90 का ट्वाइस 180 होता है, 360 माइनस 180 यानी कि रिटर्न हो गई 180 डिग्री पे। अब आपने क्या किया कि आपने इस मिरर को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, दोनों को ही इस तरीके से थीटा एंगल बढ़ा दिया, तो अभी भी दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 ही है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, द रे इज एट एन एंगल फ्रॉम द ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे, तो इस रिफ्लेक्टेड रे और नई रे के बीच में क्या एंगल होगा। तो जब आप थीटा से घुमा देते हो तो कितने से घूम जाती है रिफ्लेक्टेड रे, 2 थीटा से घूम जाती है। ए रेलवे वैगन ओपन एट टॉप ऑफ मास m1 is moving with speed v1 along a straight track. As a result of rain, after some time it gets partially filled with water so that the mass of the wagon becomes m2 and speed becomes v2, taking rain to be falling vertically and water stationary inside the wagon. The relation between the two speeds. तो क्या कह रहा है, एक ट्रेन है, उसका वेगन क्या है, खुला हुआ है, जैसे मालगाड़ी होती है जिसमें कोयला वगैरह जाता है, तो अभी वो खाली है, अब वो चल रही है m1 मास और v1 वेलोसिटी से। अब बारिश हुई, बढ़ गया वो थोड़ा, तो उसकी मास कितना हो गया m2 और वेलोसिटी कितनी हो गई v2। तो आपसे क्या पूछा है, देखो कॉमन सेंस है बेटा, इंजन की पावर वही रखोगे आप। ठीक है, मास आपने बढ़ा दिया तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहली बात तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, अब अगली बात, हम एनर्जी क्या दे रहे हैं, बराबर दे रहे हैं, तो जब फोर्स बराबर रखोगे तो मिलने वाली एनर्जी क्या रहेगी, बराबर। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, सेम आएगी, लेकिन एक तरफ मास बढ़ने की वजह से वेलोसिटी अपने आप क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, which one of the following statement is not true for a fluent a musical instrument। ठीक है, तो देखो which one of the following statement is not true for a fluent a musical instrument। फ्लूट जो होती है बांसुरी, उसके बारे में बात कर रहा है कि momentum of wave on the blowing jet determines the loudness of the produced note. Sound comes from a vibrating column of air inside the flute.
Arrival time of the waves on the blowing jet determines the pitch of the produced note, or sound comes from a vibrating column of air inside a whale as outside the flame. तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे ताकि मुझे पता चल सके कि कितने बच्चे एंगेज हो रहे हैं और कितने एंगेज नहीं हो रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। A positive charge is moving towards south in a space where magnetic field is pointing in the north direction. The moving charge will experience. तो देखो नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और साउथ की तरफ आपका पार्टिकल जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का हुआ? 180 का। फोर्स कितना होता है मैग्नेटिक? QVB sin थीटा, और sin 180 कितना होता है? 0, तो फोर्स इस पे कुछ लगेगा ही नहीं, नो डिफ्लेक्टिंग फोर्स। चलिए, which one of the following statement about X-rays is not true? Due to their wavelength being shorter, these can be used for radar system. They have wavelength of about 1 angstrom. These are also used for the treatment of certain forms of cancer. तो ये एकदम सही बात है भैया। इसने क्या पूछा है हमसे? नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो देखो लास्ट वाला पढ़ते हैं। दीज कैन बी जनरेटेड बाय बॉम्बार्डिंग ए मेटल टारगेट बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, ये भी सही है, ठीक है। एक्सरेज निकलती हैं, वेवलेंथ भी सही है। क्या गलत है? रडार में हम एक्सरेज को काम में नहीं लेते, रेडियो वेव्स को काम में लेते हैं। सैंड फॉल्स वर्टिकली ऑन ए कन्वेयर बेल्ट एट अ रेट ऑफ 0.1 kg पर सेकेंड। तो एक कन्वेयर बेल्ट जैसे अपने फैक्ट्री वगैरह में होती है जिसपे हम सामान डालते हैं, या आप मॉल का एलिवेटर ले सकते हैं जिसपे लोग चढ़ जाते हैं, ठीक है, उसी की तरह उस पर सैंड कितनी गिरती है? 0.1 kg पर सेकेंड से। इन ऑर्डर टू कीप द बेल्ट मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, द फोर्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई दिस। तो फोर्स बेटा क्या होता है? dp अपॉन dt, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब यहाँ पर d अपॉन dt ऑफ क्या लिखना पड़ेगा मुझे? mv। वेलोसिटी बदल नहीं रही तो क्या बचेगा? dm अपॉन dt। और रेट ऑफ चेंज इन मास मुझे कितनी गिवन है? 0.1, और स्पीड में कितनी रखना चाहता हूँ? 2। तो मेरे पास फोर्स ऑटोमेटिकली निकल के आ गया भैया। सबको पता है आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है, ये रहा। चलिए, द पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए मास ऑफ 8 kg अप ए वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन 2 सेकेंड इज। तो देखो एक मास है कितने kg का? 8 kg का, उसको हम कितने मीटर तक उठा रहे हैं? 4 मीटर तक, और कितने सेकंड में उतार रहे हैं? 2 सेकंड्स में। तो पावर का मतलब क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, और जब आप इसको लिफ्ट करोगे तो वर्क कितना होगा आपका? mgh अपॉन टाइम। m गिवन है बेटा 8, g 10 होता है, h गिवन है 4 और t गिवन है 2। तो अब आप आराम से इसको सोल्व करके आंसर बता सकते हैं मुझे। 160 वाट आएगा वैसे तो। चलो, one block of 2 kg mass is placed on a top of another block 3 kg mass. The coefficient of static friction between the two blocks is 0.2. The bottom block is pulled with a horizontal force F such that both the blocks move together without slipping, taking the acceleration due to gravity 10. The maximum value of friction force is. तो देखो सबसे पहली चीज आपसे कह रहा है एक बॉक्स है हमारे पास, ठीक है, ये एक बॉक्स हो गया, उसके ऊपर हमने दूसरा बॉक्स रख दिया। अब जो नीचे वाला बॉक्स है, 1 block of 2 kg mass is placed on the top of another block of 3 kg। तो नीचे वाला कितना है? 3 kg, ऊपर वाला 2 kg, ठीक है। अब क्या कह रहा है? द बॉटम, और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है? 0.2 है भैया, ठीक है। द बॉटम ब्लॉक, अब नीचे वाले ब्लॉक पर हम F फोर्स लगाएंगे, तो कॉमन सेंस है बेटा, नीचे वाला ब्लॉक कहाँ जा रहा है? आगे। अब इन दोनों के बीच की सरफेस इसको मोशन करने नहीं देगी, फ्रिक्शन लगाएगी, और जैसे ही ये सरफेस आगे जाने की टेंडेंसी रखेगी, ये ब्लॉक को कहाँ खींचोगे आप? पीछे नहीं, इस ब्लॉक को भी कहाँ खींचना पड़ेगा? आगे, क्योंकि इस ब्लॉक का मोशन कहाँ हो रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये फ्रिक्शन लग गया भैया। अब ये फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इसके मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो सबसे पहली चीज कि यहाँ पर हमारे पास पीछे हमने ले लिया F और आगे हमने ले लिया Fs। तो जो F लगेगा वो Fs मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा? μs n के बराबर, यानी 0.2, mg यानी कि 2 × 10। तो कितना आ गया ये?
4 न्यूटन। तो दोनों के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है भैया? 4 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लग सकता है। तो अगर आपका जो फोर्स आप लगा रहे हो वो 4 न्यूटन से कम लगा रहे हो तो दोनों साथ चलेंगे, अदरवाइज साथ नहीं चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मास इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग दैट हैंग्स वर्टिकली। तो ये एक स्प्रिंग है, इससे एक मास अटैच किया हमने m। द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग इज 6 सेंटीमीटर। तो एक्सटेंशन स्ट्रेच कितना आया? 6 सेंटीमीटर यानी कि x। अब इस मास में नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा? mg। और स्प्रिंग में फोर्स कितना होता है? F बराबर माइनस का kx। तो F अपॉन k बराबर x, जो कि कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू। अब अगर हम मून पे चले जाएं तो हमारा जो F होगा वो mg बाई क्या हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। ठीक है। अभी भी हम क्या लिखेंगे? F डैश बराबर k x डैश। तो x डैश कितना आएगा? नया स्ट्रेच कितना आ जाएगा? F डैश अपॉन k। और F डैश को आप क्या लिखोगे? mg बाई 6k। जबकि यहाँ पर आप F को क्या लिखोगे? mg बाई k। तो mg बाई k किसको दिखा रहा है? x को, यानी कि x बाई 6। तो कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड क्लास लीवर। तो सेकेंड क्लास लीवर का एग्जाम्पल कौन है बेटा? बोतल ओपनर जो होता है हमारे पास, आजकल तो आप लोगों ने देखा नहीं होगा। ठीक है, पहले कांच की बोतलें चलती थी, उसमें काम आता था। In an electrical circuit, a wire of resistance 10 ohm is used to this wire. If this wire is stretched to length double of its original value, the current in the circuit would become। तो देखो, जब भी आप स्ट्रेचिंग करते हो, क्या करते हो? स्ट्रेचिंग। तो जो रेजिस्टेंस होता है, अगर आपने n टाइम्स कर दिया लेंथ को, तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। ठीक है। अब देखो, पहले V बराबर हम लिखेंगे IR। तो पोटेंशियल को वही लेते हुए V अपॉन R कितना आ जाएगा? करंट आ जाएगा। अब V बराबर I R डैश यानी कि n स्क्वायर R। तो अब करंट कितना आएगा? V अपॉन n स्क्वायर R बराबर I डैश। तो पहले से कितना आ जाएगा? 1 अपॉन n स्क्वायर टाइम्स। अब n कितना है? डबल है, 2 का स्क्वायर 4। तो I डैश बराबर I बाई 4। तो पहले से कितना हो जाएगा? करंट 1/4 हो जाएगा। ये रहा पहला ही ऑप्शन। What is the total resistance in the following circuit element? तो देखो, R और R दोनों सेम है, तो पैरेलल होता है, तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से R को डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो पूरा कितना हो गया? इन दोनों का कॉम्बिनेशन R बाई 2। उसमें कितना जोड़ दोगे? R। तो कितना आ जाएगा भैया? 3R बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ये रहा ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट पहला पढ़ते हैं हम। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ ऑन द मून इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मून ऑन द अर्थ। तो यहाँ पर बेसिकली बात कर रहा है मून और अर्थ के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स की। देखो, दो चीजें हो सकती हैं, पहली है ये अर्थ और दूसरा है ये मून। अगर इन दोनों के बीच के फोर्स की बात करूंगा तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, तो दोनों एक दूसरे पे इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स लगाएंगे। अगर मैं इन दोनों की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ ऑन द मून एंड ऑफ द मून ऑन द अर्थ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड आर सेम इन डायरेक्शन। तो सेम नहीं होंगे, अपोजिट होंगे। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ ऑन द मून एंड of the moon on the earth are equal in magnitude but in opposite in the direction। अगर ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का पूछता तो मैंने आपको बता दिया अर्थ पर ज्यादा होगा और मून पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ पर हमारी आज की क्लास होती है खत्म। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन बच्चों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना है ऑफिसर बनने का, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।